everyone, let us start. Previous class we have seen many things related to work, energy and power. थोड़ा समराइज करेंगे और उसको लेके आगे बढ़ेंगे. रोटेशनल मोशन में we have seen what we have seen, उसको थोड़ा समराइज करते हैं. पहला हुआ पॉइंट नंबर 1, we have seen that work done. अब जिनको फॉर्मूला याद होगा बोल सकते हो. Work done by a torque. Work done by a torque over any angular displacement over any angular displacement over any angular displacement थीटा. ये सब चीजें हमें प्रीवियस क्लास में देख ली हैं. आज थोड़ा फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो हम लोग इसको आगे बढ़ा पाएंगे. क्या था? वी नो इट. भूल गए होगे तब भी आपको याद आ जाएगा. ठीक है ना? क्या? The work done by any angular displacement, work done by any torque over any angular displacement theta is given by W is equal to tau d theta का इंटीग्रेशन. We have seen many questions over this. और it was equal to tau dot theta. ऐसे कब करते हैं? For tau is constant. अगर constant टॉर्क है तो हम ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं. फिर हम लोग देखे हैं फॉर प्योर रोटेशनल मोशन. प्योर रोटेशनल मोशन आप कहोगे द काइनेटिक एनर्जी. ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे. काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, और काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन में हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो यहाँ पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है. ये हम देख चुके हैं. फिर क्या देखें? टोटल वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल टॉर्क्स. एक्सटर्नल टॉर्क, all external torque on a rigid body is equal to gain in rotational kinetic energy. रोटेशनल और गेन इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे. गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ये भी हम लोग देख चुके हैं. टोटल वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल टॉर्क ऑन ए बॉडी, रिजिड बॉडी इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. ये भी हम लोग देख चुके हैं. अच्छा, थोड़ा सा इसको जगह बनाते हैं ताकि इसको और थोड़ा कंपैक्ट कर सकें. टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना. यस, ये हम लोग देख चुके हैं. फिर और क्या देखे हैं? और ये देखे हैं हम लोग कि पॉइंट नंबर 4 में क्या देखे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज आल्सो एप्लीकेबल हियर. द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. ये सब चीजें भी देख चुके हैं. तो वर्क देखे, एनर्जी देखे. रिगार्डिंग पावर जो प्रीवियस क्लास हम लोग नहीं देखे थे, थोड़ा पावर के बारे में देखते हैं. देखिए आपका इन लीनियर मोशन हमें मालूम है कि जो पावर होता है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है ना. इन केस ऑफ लीनियर मोशन लिखेंगे इसको बाद में. पावर इज डिफाइंड एज rate of doing work.
मतलब ये हुआ कि इफ W amount of work is done, W amount of work is done in T seconds, then पावर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू W बाई टी। ये चाहे वो लीनियर मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो, दोनों ही केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन T सेकेंड्स, तो आप कहोगे द पावर इज कमिंग आउट टू बी W बाई टी। यूनिट क्या हो जाएगा पावर का? पावर का यूनिट हो जाएगा जूल्स पर सेकेंड, जिसको हम लोग प्यार से कुछ दूसरा कहते हैं। द नेम अदरवाइज यूनिट इज गिवन वाट, है ना, ये आपको मालूम है। अब चाहो तो इन लीनियर मोशन में आप कह सकते हो कि पावर इज इक्वल टू W मतलब F डॉट ds, द वर्क डन बाय dt, ऐसे लिख सकते हैं। इन dt सेकेंड्स द वर्क डन इज dw by dt is the power, the instantaneous power. But what does ds by dt represent? कोई फोर्स F लग के किसी बॉडी के ऊपर, उसको अगर ds डिस्प्लेसमेंट करवाता है तो वर्क डन बाय द फोर्स इज F डॉट ds, और वो dt सेकंड में होता है तो F डॉट ds by dt is the power। ये हमें समझ में आ रहा है। But ds is the small displacement taking place in dt seconds. What is ds by dt? Velocity. So you call it how much? It is F dot v. So लीनियर मोशन में ये होता था। सिमिलरली आप एनालॉगसली बता सकते हो कि इन रोटेशनल मोशन क्या होगा। इन रोटेशनल मोशन, अगर आप रोटेशनल मोशन में पावर की बात करोगे तो आप कहोगे इट इज टाउ डॉट डी थीटा बाय dt। But what is d theta by dt? Rate of change in linear angular displacement, that is angular velocity. So it is tau dot omega. ठीक है, the power is coming out to be tau dot omega. If tau and omega both are in the same direction, this will be just tau omega. Then in the opposite direction there will be minus tau omega. Positive power मतलब work is done by the torque. Negative power मतलब work is done against the torque. और आप जानते हो कि T और ओमेगा दोनों एक्सियल वेक्टर है। कोई बॉडी जब घूम रहा है, या तो द टॉर्क विल बी इन वन डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, देयर इज नो थर्ड चॉइस। अगर यहाँ पे कोई बॉडी ऐसे घूम रहा है तो टॉर्क कैसे हुआ बताए थे। राइट हैंड फिस्ट को क्लोज करो, लेट योर फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन पैरामीटर अलोंग द एक्सिस। अगर ऐसे घुमा रहा है टॉर्क तो टॉर्क का डायरेक्शन अंदर की तरफ हुआ, ऐसे घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी में तो एंगुलर वेलोसिटी भी अंदर की तरफ हुआ अलोंग द एक्सिस, मतलब दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन, है ना। तो आपको देखना है कि टाउ और ओमेगा के बीच में क्या एंगल है। तो अकॉर्डिंगली विल फाइंड द एंगल बिटवीन देम विल बी आइदर 0 और पाई बाय 2, सॉरी आइदर 0 और पाई। अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड दिस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो फॉर्मूला आया टाउ ओमेगा, इसको हम अगर थोड़ा सा अगर संभाल के लिखे, यहाँ पे टॉर्क को टॉर्क लिखते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई n by 60। That means if a body is being rotated at an angular speed n rpm, n is क्या है? n is nothing but the revolution per minute। ये हम लोग पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन चैप्टर में। सो ये बन जाता है टाउ इंटू 2 पाई n by 60। ठीक है, ये हो गया टॉर्क। तो तीन चीज हम लोग देख लिए। What is how to find the work done, how to find the kinetic energy, what is the work energy theorem, और फिर ये क्या आपका पावर एक्सर्टेड बाय ये टॉर्क। ये सारे का हम डायरेक्ट फॉर्मूला अभी यूज करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। देखो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ए डिस्क of mass 4 kg has radius 0.5 meter, is rotating about its axis with स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? विथ स्पीड से 1200 आरपीएम,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। तो दिया गया है कि डिस्क इज रोटेटिंग, डिस्क रोटेट कर रहा है, डिस्क रोटेट कर रहा है मतलब द काइनेटिक एनर्जी इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये वॉल्केनिक पार्ट चैप्टर का भी हम लोग प्योर रोटेशनल मोशन देख रहे हैं, जबकि पहले हम लोग प्योर ट्रांसलेशनल मोशन देख चुके थे। ये खत्म होगा तो फिर हम लोग देखेंगे ट्रांस रोटेशनल मोशन। कोई बॉडी अगर रोटेट भी कर रहा है और मूव भी कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। एंड अगेन वी शैल इंक्लूड रोलिंग मोशन आल्सो इन दैट। तो हमें अब ये चीज समझना है कि कितना होगा काइनेटिक एनर्जी। क्या कोई बेसिक फॉर्मूला बताएंगे? व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला एसोसिएटेड विद दिस न्यूमेरिकल? यू से इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या दिया है? द डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, अपना एक्सिस में घूम रहा है। तो हम क्या कहेंगे? कोई बताएगा व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा फॉर द डिस्क? हाफ एम आर स्क्वायर। यस हाफ एम आर स्क्वायर। पहले इसको निकाल के रखो। हाफ एम का वैल्यू दिया है 4 kg, आर दिया है 0.5, सो इट इज 0.5 का स्क्वायर। और मैं 2 बार लिख देता हूं कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा। तो कितना हो गया देखिए, तो दिस इज 2 into 0.5 is 1 into 0.5 is 0.5। क्या होगा? यूनिट भूलना मत। हम लोग क्लास में लिखते वक्त अक्सर यूनिट छोड़ देते हैं, लेकिन एग्जाम में यूनिट छोड़ दोगे मार्क कट जाएगा। ठीक है, सो इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और भी एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मान लो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आप सीधे लिख सकते थे बिना दिस फॉर्मूला लिखे। आप लिख सकते थे हाफ एम आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते थे, कैलकुलेशन कर सकते थे, तब भी आपको फुल क्रेडिट मिलता। लेकिन बाय चांस अगर आपका कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो गया और ये गड़बड़ हो गया तो ये स्टेप में आपको 0 मिलेगा। लेकिन अगर आप लिख रहे हो कि I इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, उसके बाद ये कैलकुलेशन करते हो और कैलकुलेशन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि आप फॉर्मूला करेक्ट लिखे हो, तो उसके लिए यू विल गेट सम मार्क। सो ऑलवेज राइट द फॉर्मूला देन पुट द वैल्यूज सो दैट यू विल गेट सम मार्क। ओके, स्टेप मार्किंग की बात कर रहे हैं स्कूल के लिए, जेई वगैरह में तो इसे लिखना नहीं पड़ता है। एनीवे, I इज इक्वल टू दिस। व्हाट इज ओमेगा? दिया है कि ये पार्टिकल घूम रहा है 1200 रिवोल्यूशंस पर मिनट, 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट। आप जानते हो कि कोई चीज अगर 1 रिवोल्यूशन करता है तो कितना दूर जाता है, कितना एंगल घूम जाता है? 2 पाई रेडियन घूम जाता है 1 रिवोल्यूशन में। n रिवोल्यूशन करेगा, n इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर मिनट। n रिवोल्यूशन करेगा तो कितना एंगल घूम जाएगा? इतना एंगल घूम जाएगा, दिस मच रेडियंस घूम जाएगा पर मिनट, मतलब 60 सेकंड में। तो आपको पता चल गया कि ओमेगा इज गिवन बाय 2 पाई n बाय 60। ठीक है, 2 पाई n बाय 60। अगर ये बात है तो वैल्यू डालो इसमें, 2 पाई n के जगह लिखेंगे 1200 बाय 60। तो ये कितना हो गया? 60 इज कमिंग आउट टू बी ये 20 into 2 40 पाई, सो इट इज 40 पाई। डोंट मिस द यूनिट क्या था? यूनिट वाज रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ओमेगा है ना। अच्छा, नाउ व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या करना है? हाफ आई का वैल्यू तो निकल गया है 0.5 इंटू ओमेगा का स्क्वायर मतलब 40 पाई का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया देखिए, तो 40 पाई का स्क्वायर। अच्छा, 40 पाई का स्क्वायर मतलब 1600 by 2 इज 1800, 800 into 0.5 इज 400 पाई स्क्वायर। और चाहो तो आप लोग एक चीज याद रख सकते हो कि कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते वक्त थोड़ा दिक्कत हो सकता है। याद रखो कि पाई स्क्वायर का वैल्यू इज सेम एज 10। पाई स्क्वायर का वैल्यू इज सेम एज 10। 3.141 का स्क्वायर निकालोगे तो रफली इट विल बी वेरी क्लोज टू 10। तो आप चाहो तो पाई स्क्वायर की जगह 10 लिख सकते हो और लिख सकते हो 4000 जूल्स। ठीक है, ऐसा कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ गए, आप ढूंढ रहे हो, आपके आंसर में पाई आ रहा है, नीचे आंसर में पाई नहीं है, कैलकुलेट करते करते धुआं निकल गया। ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर सम वैल्यूज, तो आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इट इज कमिंग 4000 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं देखना चाहता हूं हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहां पे इसको ऐसे लिखते हैं, ए
a fan rotates at 600 RPM. At 600 RPM, a fan rotates at 600 RPM. सीलिंग फैन है, 600 RPM में घूम रहा है. It experiences constant air resistance torque of 4 Newton meter. Find the power required to keep the fan moving. फैन को चलाए रखने के लिए आपको तो कोई पावर की जरूरत होता है ना, जिसको आप इलेक्ट्रिकल पावर कहते हो. इलेक्ट्रिकल जैसे पावर कट हो जाता है तो फैन बंद हो जाता है, मतलब फैन को चलाए रखने के लिए कुछ पावर की जरूरत है. और जब कोई फैन चल रहा है अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं वो थोड़ी देर के बाद रुक जाता है. क्यों रुक जाता है? क्योंकि जैसे पंखा चलने लगता है उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस फोर्स उल्टा डायरेक्शन में आता है. मान लो कि ये है हेड ऑफ द फैन, दीज आर द विंग्स. ये विंग्स मान लो चल रहे हैं. ये जब विंग्स चल रहे हैं मान लो ऐसे चल रहे हैं तो क्या होगा? देखोगे कंटिन्यूअसली एयर इसको उल्टा डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है. एयर इसको उल्टा डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है. ये फोर्स एक उल्टा टॉर्क बनाता है इस एक्सिस में और फैन को रोकने की कोशिश कर रहा है. लेकिन फैन जबरदस्ती चल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम हो रहा है और इसको कोई मोटर घुमा रहा है. अब क्या हो गया? अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देते हैं ये टॉर्क उल्टा डायरेक्शन में होने के कारण थोड़ी देर में इसको रोक देता है. तो इसका मतलब इसको चलाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो टॉर्क उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. वी हैव टू अप्लाई द सेम टॉर्क. तो फैन को चलाए रखने के लिए हमको कितना टॉर्क देना पड़ेगा? जैसे हम कहेंगे कोई ब्लॉक मान लो v वेलोसिटी में जा रहा है, जस्ट थिंक इन लीनियर मोशन, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है 20 न्यूटन का. कितना फोर्स लगाएंगे तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगा. नेट फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगा. मतलब मेरे को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है. सिमिलरली यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस टॉर्क जितना आ रहा है उतना ही टॉर्क अगर हम देंगे तो ये कांस्टेंट स्पीड में, एंगुलर स्पीड में चलता रहेगा. तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे द टॉर्क required to keep the fan moving must be equal to and opposite to the एयर रेजिस्टेंस टॉर्क जितना हो रहा है उसको ही हम कैंसिल कर देंगे तो पंखा चलते रहेगा क्योंकि नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा. सो व्हाट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड इज गिवन 4 न्यूटन मीटर. टॉर्क का यूनिट होता है. और यहाँ पर ओमेगा क्या दिया है? अभी तो फॉर्मूला हम लोग देख लिए थे. ओमेगा का फॉर्मूला था 2 pi n by 60. यहाँ पर दिया गया कि the fan is rotating with 600 RPM. So it is 2 pi 600 by 60 is coming out to be how much? It is coming 20 pi radian per second. तो क्या पावर की जरूरत है? What is the power required? पावर का फॉर्मूला क्या था? अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, शायद आप लोग भूल गए होंगे तो मैं याद दिलाना चाहूंगा. पावर का फॉर्मूला क्या था? टाउ इनटू ओमेगा. तो सीधे पार्मुला डालते हैं पावर का, मिलेगा इट इज टाउ ओमेगा, दैट इज टाउ तो था 4 और ये हो गया 80 पाई. पावर है भाई, क्या लिखेंगे? वाट. 80 पाई, पाई का वैल्यू 3.141 है, रफली 240 वाट पावर चाहिए. तो ये 240 वाट वाला फैन है जो चल रहा है कितने स्पीड में? 600 आरपीएम में. समझ में आ रहा है क्या? यस. सिंपल क्वेश्चन से डायरेक्टली आपको यूज करना है. क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा देखिए ये वाला क्वेश्चन को ध्यान रखना. यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे कोई एक डिस्क है, यहाँ पे कोई एक डिस्क है,
ठीक है, ये थोड़ा सा इसको ऐसे बनाता हूँ। ये एक डिस्क है, यहाँ पे कोई एक डिस्क है ऐसा, यहाँ पे कोई एक डिस्क है थोड़ा सा बड़ा वाला, ये एक दूसरा डिस्क है। थोड़ा कोशिश करना समझने की, ये डिस्क ये एक्सिस में हिंज हुआ है, ये डिस्क ये एक्सिस में हिंज हुआ है ना, ऐसा। ये इधर से घूम सकता है, ये इधर से घूम सकता है, और दोनों डिस्क घूम रहे हैं। दिया है इसका मास m है, रेडियस r है, इसका मास 2m है, रेडियस 2r है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये दोनों डिस्क है और ये दोनों डिस्क चल रहे हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ये क्या है, दो ठो डिस्क है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं क्वेश्चन तो देखो। इन फिगर shown the two discs are in motion without sliding on each other। ये दोनों डिस्क घूम रहे हैं। फाइंड रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताइए। क्या दिया है, ये दोनों डिस्क घूम रहे हैं, मतलब ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। सोचो ये दोनों अगर टच में है, इसको घुमाएंगे तो ये भी घूमेगा। अगर समझ में आ रहा है तो बताओ दूसरा डिस्क कैसे घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज घूम रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा? दूसरा डिस्क कैसे घूम रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। ये क्योंकि ऐसे कांटेक्ट में तो ऐसे घूम रहा होगा, है ना। हाँ अच्छा, तो थोड़ा सोच के बताओ, ये दोनों सरफेस के बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं है। कोई स्लाइडिंग कब नहीं होगा, जब ये वाला डिस्क का, है ना, सर्कमफ्रेंस जितना स्पीड में जा रहा होगा, ये वाला डिस्क का सर्कमफ्रेंस उतने ही स्पीड में जा रहा होगा, तो दोनों में स्लाइडिंग होगा क्या? दोनों एक साथ ऐसे मूव करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? दिया है कि देयर इज नो स्लाइडिंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा जितना स्पीड में जा रहा होगा, ये भी अगर उतनी स्पीड में जा रहा होगा तो स्लाइडिंग होगा क्या? देयर विल बी नो स्लाइडिंग। सो फॉर नो स्लाइडिंग दिस पॉइंट, दोनों डिस्क का पेरिफेरल स्पीड हैज टू बी सेम। समझ में आया? दो चीज सेम स्पीड में जा रहे हैं तो स्लाइडिंग कैसे होगा? अलग अलग स्पीड में जाएंगे तभी ना स्लाइडिंग होगा, है ना। देयर इज नो स्लाइडिंग, मतलब these two discs have their circumferences moving with the same speed। ये चीज आपको समझ में आना जरूरी है। अगर समझ में आ गया, हमें क्या पूछा है? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर लेंगे, दोनों का रेशियो निकाल देंगे। आई तो दोनों का डाटा दिया हुआ है, निकाल देंगे। ओमेगा के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन दोनों का भी बराबर है। पेरिफेरल स्पीड इज भी, और इसका रेडियस r है, इसका ओमेगा निकल जाएगा। इसका भी पेरिफेरल स्पीड भी है, रेडियस 2r है, इसका ओमेगा निकल जाएगा। दे विल हैव डिफरेंट ओमेगा। समझ में आया क्या? तो वही चीज हमें लिखना है। ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है। इसको फर्स्ट डिस्क कहो, इसको सेकंड डिस्क कहो। क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में कहेंगे थोड़ा इसको। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए, फॉर नो स्लाइडिंग, कोई स्लाइडिंग नहीं होगा। फॉर नो स्लाइडिंग आप कहोगे कि देयर पेरिफेरल स्पीड मस्ट बी सेम एज भी। चलो मानते हैं भी है। अच्छा, पेरिफेरल स्पीड भी है, तो ओमेगा 1 क्या हो गया? v बाई आर। ओमेगा 2 क्या हो गया? v बाई 2r। वाओ, तो फिर काइनेटिक एनर्जी पहले वाले का I1, पहले I1 लिख देते हैं। I1 क्या हो गया? हाफ m r स्क्वायर। I2 क्या हो गया? हाफ 2m 2r का स्क्वायर, है ना। 2m 2r दिया है, तो हाफ 2m इंटू 2r का स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। हाँ, ये आपका I1 ओमेगा 1 आपको पता चल गया। अब क्या करना है हमें? हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है।
we have to find out the ratio of kinetic energy. Let us see ratio of kinetic energy कैसे निकालेंगे. Kinetic energy of the first one by kinetic energy of the second one. वैल्यू डालते. It is half I1. I1 हो गया. अच्छा चलो लिख लेते हैं पहले. हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर बाय हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर. हाफ कैंसिल हो गया. I1 by I2 करना है. I1 by I2 करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको मिलेगा 1/8 ओमेगा 1 स्क्वायर बाय ओमेगा 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा. इट इज कमिंग आउट टू बी 4/1. शायद देखो चेक कर लो क्या आ रहा है. इज इट कमिंग 1/2. चेक करके देखो. मेरा आंसर गलत हो सकता है. मैं तो शॉर्टकट मारने की कोशिश किया कैलकुलेट करके. यू प्लीज चेक एंड सी वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए आपको करना है और बताना है कि आंसर क्या होगा. प्लीज डू इट बाय योर ओन. ठीक है. यहां पे हुआ यूं है कि हियर इज ए थीन बार कनेक्टेड टू ए स्मॉल पॉइंट मास m. ये मास m है, ये मास m है, ये लेंथ l है और ये ऐसे सस्पेंडेड है. मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूं आपको इजी करने के लिए. लेट मी डू इट लाइक दिस. ये एक मास m है, ये एक बार m है, लेंथ इसका l है और ये यहां से सस्पेंड कर दिया गया है. ठीक है. इन फिगर शोन the mass of the bob can be considered as the bob is a point mass, मतलब very small in size. छोटा साइज होने से पॉइंट मास कहेंगे. The arrangement was released from the position shown. Find velocity of bob when bar becomes vertical. Bar becomes वर्टिकल. बॉब का वेलोसिटी क्या होगा जब तक ये बार वर्टिकल हो जाएगा. क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट नहीं है. आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो तो डिफिकल्ट लग रहा है. क्वेश्चंस आर वेरी इजी हियर. नोटिस करिए, सोचिए कि ये जो है अरेंजमेंट उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ दिया गया. जैसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ दिए वो गिरेगा नीचे. एक तरफ तो बंधा हुआ है, मतलब इट विल अंडरगो ए रोटेशनल मोशन एंड विद दैट रोटेशनल मोशन इट विल ट्राई टू कम डाउन एंड बिकम वर्टिकल. जब तक ये वर्टिकल हो जाएगा, मतलब ऐसा पोजीशन में आ जाएगा. हाँ, ऐसा पोजीशन में आ जाएगा. पूछा इसका वेलोसिटी क्या होगा बताओ. इसका मास m दिया है, ये रॉड का भी मास m दिया है, लेंथ l दिया है और ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में आया. I'll tell you the basic concepts and wait for your solution. That is, जब ये यहां से यहां तक आया, there is some loss in potential energy. किसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ? बार का कि बॉब का? दोनों का हुआ. अच्छा, इसका कितना लॉस हुआ देखना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया. इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया है ना. हाँ, और इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया. दोनों का लॉस निकल गया. दोनों का लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकल गया. दैट मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब ये पूरा चीज घूम रहा है. चलिए पूरा चीज का हम क्या करते हैं, ये पूरा चीज का निकाल लेते हैं पहले. व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड वन एंड में क्या होता है और कोई पॉइंट मास m के लिए l डिस्टेंस में क्या होता है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया. जब तक वो यहां पर आएगा तो आप कहोगे उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है.
that half I omega square is equal to loss in potential energy. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के साथ इक्वेट करोगे तो ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार ओमेगा मिल गया, नाउ दिस बॉब इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस l with angular velocity omega. What is v? Omega into l. You can do it now. Please do it. कंसेप्ट समझ में आ गया, आप लोग ट्राई भी कर लिए। लेट अस सी द आंसर। एक एक चीज करते हैं। पोजीशन ए से पोजीशन बी में जब तक ये सिस्टम गया हुआ क्या? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार कितना है? mgh। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया? m तो m है, g कितना नीचे आया है? ये लेंथ l/2 है, mg l/2। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉब, बॉब का लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? वो यहां से यहां पर आया, कितना नीचे आया? l। इट इज mgl। तो टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी, दोनों को जोड़ दो, 3mgl/2। हाँ ये समझ में आया। अच्छा, I mi of bar plus mi of bob, बॉब का और बार का दोनों का। बार का कितना होगा? ये बार है, मास m लेंथ है, लेकिन एंड में घूम रहा है तो होता है ml/3 और प्लस 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 प्लस, ये क्या हो गया? ये नीचे आ रहा है। हाँ ये m is a point mass moving in a circle of radius l, it will be ml², मिलके हो गए 4ml²/3, ये हो गया I। Now the loss in potential energy must be equal to the gain in kinetic energy। कौन सा kinetic energy? ये घूम रहा है। If the angular velocity is omega, then half I omega square must be equal to this। Let us proceed further। For A to B motion, तो आप कहोगे लॉस इन और गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कौन सा काइनेटिक एनर्जी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि चीजें अभी यहाँ पे घूम रहे हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि पहले कोई ओमेगा नहीं था, पहले कोई ओमेगा नहीं था, यहां से चलना शुरू किया, यहां पर आया तो ओमेगा हो गया एंगुलर स्पीड। कितना काइनेटिक एनर्जी गेन किया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इफ इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 3mgl/2। इट इज कमिंग आउट टू बी 3mgl/2। थोड़ा वैल्यू डालते हैं, 2 को खा गया, इधर मिला। आई का वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं पहले से, कितना निकाल रखे हैं? 4ml²/3। तो आप कहोगे 4ml²/3 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3mgl। अच्छा तो ये बात है, m को m कैंसिल हो गया, l² ओमेगा स्क्वायर। अच्छा देखो, जब तक ये बार ऐसे सीधा हो गया था, ये ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा था, लेंथ l था, तो इसका v कितना था भाई? ओमेगा l। हमें तो ओमेगा l चाहिए। What you need is ओमेगा l। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर l² एक टर्म आया है, ओ मिल गया 4v²/3 इज इक्वल टू 3gl, और v कितना हो जाएगा? 3 × 3 हो गया 9gl/4 का √। समझ में आया क्या? पूछा था वेलोसिटी ऑफ द बॉब। वेलोसिटी ऑफ द बॉब क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉब क्या है? इट इज ओमेगा × l। समझ में आया क्या? सीधे इसी स्टेप से निकल गए। आप लोग हो सकता है कि ओमेगा निकालोगे, उसके बाद l मल्टीप्लाई करके निकालोगे v, यहाँ पर l² ओमेगा स्क्वायर की जगह v² कर दिया। इज इट कमिंग द सेम 9gl/4 का √। तो ये तो हो गया साइन, और भी सिंपल हो जाएगा, ऊपर नीचे √, निकल जाएगा 3/2 √gl। यस, यू गॉट द आंसर। समझ में आया? तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे करके हम लोग कर लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कोई एक डिस्क है मास m का, और इसका रेडियस दिया है r का, ठीक है, और क्या है? ये डिस्क है। डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस।
यहाँ पे कोई एक थ्रेड इसके ऊपर घुमा के ऑन कर दिया गया है, ये मास m है, छोड़ देंगे तो ये नीचे चलेगा, नीचे चलेगा। क्या पूछा है, जब तक ये नीचे जाएगा बाय ए डिस्टेंस l, तब तक उसका वेलोसिटी क्या हुआ होगा। कितना खतरनाक क्वेश्चन है ना। पूछा है कि जब तक ये डिस्क यहाँ पे, ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, तब उसका वेलोसिटी कितना होगा। Are you able to understand this situation now? Let us proceed and see. क्या दिया है, थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट नहीं है, आप डरो मत, देखने से डरावना लगता है लेकिन कुछ नहीं है, ये पूरा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या दिया है। इन फिगर शोन आप कहोगे कि फाइंड द velocity of the block when it descends by a distance L, when it descends by a distance L, जब तक ये ब्लॉक L नीचे आएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा बताओ। मैं आपको पहले क्लू दूंगा और सोचूंगा कि आप ट्राई करोगे। सोचो, जब ये L नीचे आएगा, there is some loss in potential energy, that loss in potential energy must be equal to gain in kinetic energy। किसका kinetic energy गेन हो रहा है, ब्लॉक का हो रहा है क्योंकि पहले रेस्ट में था, अभी आया। क्या डिस्क का नहीं हो रहा है, ये भी तो घूमने लगेगा, डिस्क का भी गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। तो इसका कितना काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ प्लस इसका कितना काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ, दोनों मिलके होगा टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसका हुआ, ब्लॉक का हुआ कि डिस्क का हुआ। डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो फिक्स है, ब्लॉक नीचे आ रहा है, ब्लॉक का हुआ। तो ब्लॉक का लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दोनों का गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ब्लॉक का लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी तो आप बहुत ही आसानी से निकाल दोगे, मास m है, नीचे l गया है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी। ब्लॉक का अगर वेलोसिटी इसका v है तो ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m स्क्वायर है। सोचो ये अगर ये ब्लॉक v वेलोसिटी में जा रहा है, तो ब्लॉक अगर v स्पीड में जा रहा है, ये पॉइंट भी तो v में जा रहा होगा। एवरी पॉइंट ऑन द थ्रेड मस्ट बी मूविंग विद ए वेलोसिटी v, एवरी पॉइंट ऑन द थ्रेड must be moving with a velocity v, है ना। जस्ट अ मिनट, यस, एवरी पॉइंट ऑन द थ्रेड must be moving with a velocity v। ये अगर v में जा रहा है तो ये भी v में जा रहा होगा, ये भी v में जा रहा होगा, ये भी v में जा रहा होगा, ये भी v में जा रहा होगा। डिस्क का ये वाला पॉइंट v में जा रहा होगा, क्या उससे हम डिस्क का ओमेगा पता चल जाएगा। हाँ पता चल जाएगा। यू कैन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क, इट इज रोटेटिंग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क plus kinetic energy of the block is the total gain in kinetic energy, that is equal to loss in potential energy। वहां से हमें निकालना है what is the value of v। try it now। solution here loss in potential energy is equal to, ये L नीचे आया है, कितना होगा, डिस्क तो नीचे आया नहीं, कोई तो बताए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है, mgl। सिर्फ ब्लॉक का ही लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, डिस्क का कोई लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुआ है। इफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज v, then ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क, कोई बताएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू कितना होगा। अगर ब्लॉक का वेलोसिटी v है, थ्रेड का वेलोसिटी भी v ही होगा, v, ये भी v है, तो एंगुलर वेलोसिटी डिस्क का कितना होगा, इट इज v by r, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा r होता है। अच्छा, ये बात भी समझ में आया। तो आप क्या कहोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक कितना, पहले रेस्ट में था, नीचे गया L, और क्या हो गया वेलोसिटी v, तो गेन हो गया हाफ mv स्क्वायर। गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क का गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ये डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सबको मालूम होगा, कितना होता है, हाफ m r स्क्वायर। यस, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज v by r, सो इट इज v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। देखो तो एक दूसरे को खा गए, क्या मिला, 1/4 mv स्क्वायर, इट इज 1/4 mv स्क्वायर।
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क इज 1/4 mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज हाफ mv स्क्वायर। तो आप क्या कहोगे? टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? दैट इज डिस्क के लिए, ब्लॉक के लिए हाफ mv स्क्वायर, डिस्क के लिए 1/4 mv स्क्वायर, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो तो सिर्फ ब्लॉक का हुआ था mg/l, सॉरी mgl, ये था लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी ब्लॉक। गया m दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, m हो गया। अब ये मिल गया कितना? 3/4 mv स्क्वायर, 3/4 v स्क्वायर इज इक्वल टू gl, v कितना है? 4gl/3 का रूट ओवर। देखो तो क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? इट वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। समझ में आया क्या? सर आई तो 3/2 mr स्क्वायर हुआ ना? I is 3/2 mr स्क्वायर क्यों होगा भैया? I is 3/2 mr स्क्वायर आप बोलते हो, I का वैल्यू होगा 3/2 mr स्क्वायर। क्यों? ये डिस्क है, डिस्क है, कौन सा एक्सिस में घूम रहा है? अपना एक्सिस में घूम रहा है, अपना एक्सिस में घूमेगा तो हाफ mr स्क्वायर होता है। डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, अपना एक्सिस में घूम रहा है, सो इट इज हाफ mr स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन आपको दूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप इसको कर लोगे। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन आप इसको कर लोगे। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा इस क्वेश्चन को ऐसे बना लेता हूँ। देखो तो अगर पूछा होता, ये क्वेश्चन में पूछा होता व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालो, तो निकालने की दो तरीके। एक बार आपको वेलोसिटी मिल गया तो l के जगह x ले लेंगे। जब ये x मूव करता है वेलोसिटी क्या है? योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ v विल बी इन टर्म्स ऑफ x। और एक्सीलरेशन निकालने की तरीका क्या हो गया? v dv/dx, है ना? वहां से भी हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं या फिर अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को ये सब चीजें प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देना चाहता हूं और प्लीज ये क्वेश्चन को कर लो। आज की क्लास में आपको छोड़ दूंगा, आई विल नॉट टॉर्चर यू मोर। ठीक है, ये क्वेश्चन को कर लो फिर मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक इस क्वेश्चन को पूरा नहीं करोगे नहीं छोड़ेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक डिस्क है और ये डिस्क को क्या हुआ है? हुआ यूं है कि ये डिस्क को ऐसे बांध दिया गया है। ठीक है और दिया ये है कि इधर से कोई एक ब्लॉक झूल रहा है, चलो मानते हैं इसका मास m है, और यहाँ पे कोई एक ब्लॉक झूल रहा है जिसका मास 2m है। चलो मानते हैं कि ये 3m है, थोड़ा ऐसे करते हैं, इसको कर देते हैं 3m, और क्या है? ये दिया है मास 2m और दिया है इसका रेडियस कुछ दिया नहीं है, रेडियस वगैरह दिया नहीं है, कुछ नहीं दिया, लेकिन दिया है कि ये एक डिस्क है। क्या दिया है? कि एक डिस्क है, ये डिस्क ऐसे यहाँ पर लगा है। देखो ये डिस्क इधर से घूम सकता है, आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, हम लोग ऐसे पुली वाला प्रॉब्लम न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ते वक्त 25 तो किए होंगे। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन तब क्या था याद करो? पुली वाज आइडियल पुली, द पुली वाज आइडियल पुली, और उसमें कोई मास नहीं था, फ्रिक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर मास वगैरह दिया हुआ है। क्या आपको लग रहा है दोनों तरफ टेंशन बराबर होगा? क्या दोनों तरफ टेंशन बराबर होंगे? नहीं होंगे, टेंशन बराबर नहीं होंगे। फॉर एन आइडियल पुली टेंशन ऑन आइदर साइड विच सेम। तो ठीक है, डिस्कशन तो करेंगे, लिखेंगे इन फिगर शोन, इन फिगर शोन the pulley is a disc of mass m, चलो दे देते हैं मास 2m एंड रेडियस r। दिया नहीं है क्वेश्चन में, मैं जबरदस्ती लिख दिया, आप लोगों को क्यों कंफ्यूज करूं जबकि जरूरत नहीं पड़ेगा। रेडियस r, फाइंड
velocity of 3m as it comes down by a distance L। 3m ऑब्वियसली नीचे जाएगा, तो क्या होगा कि ये L नीचे जाएगा, तो ये पूछा है वेलोसिटी 3m का क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। गिवन that the thread does not slip on पुली। सोचो अगर ये पुली पूरा स्मूथ होता, पूरा का पूरा स्मूथ होता, तो जैसे ये फिसलने लगेगा ये पुली घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। अगर थ्रेड और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन होगा तभी जब ये थ्रेड ऐसे जाएगा, पुली को भी ऐसे ऐसे घुमाएगा। देखो मेंशन किया गया है given that the thread does not slip on pulley। ठीक है, आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया? पूछा गया है कि बताओ what will the velocity of this। So before we go for calculation of this question, हमें ढेर सारे फंडामेंटल को डेवलप करना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ते वक्त किए हैं। एटूट्स मशीन बोल रहे थे, लेकिन देयर द पुली वाज एन आइडियल पुली। वो एटूट्स मशीन वाला केस में पुली वाज एन आइडियल पुली। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम जो नोट कर रहे हैं उसको लिख लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा हो सकता है कहीं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई पूछेगा तो बता लेंगे। हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। When the pulley is an ideal pulley, when a thread passes over an ideal pulley, tension on either side are same, है ना? टेंशन either side का बराबर होता है। तो अब ये पुली आइडियल नहीं है, मासिव पुली है, और ये स्लिप, इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब देयर इज फ्रिक्शन। साथ साथ क्या देख रहे हैं? पुली इज आल्सो रोटेटिंग, दैट मींस दिस इज नॉट एन आइडियल पुली। टेंशन हियर एंड टेंशन हियर आर नॉट सेम। You will say tension on either side of the pulley are not same। अगर टेंशन दोनों तरफ बराबर नहीं है तो कहाँ पे ज्यादा है टेंशन? The tension is more here or more here। सोच के बताओ, दोनों जगह टेंशन अलग अलग है। सोचो, आप कहोगे मास ज्यादा है तो टेंशन ज्यादा होगा, नहीं, दैट इज नॉट द लॉजिक। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि देखने से पता चल रहा है कि ये चीज ऊपर जाएगा, ये चीज नीचे आएगा। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, यहाँ का टेंशन ऐसा है, यहाँ का टेंशन ऐसा है। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो ये टेंशन इस एक्सिस में पुली को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, टॉर्क बना रहा है। ये टेंशन इस एक्सिस में पुली को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, टॉर्क बना रहा है। लेकिन जब ये नीचे चलेगा, ये ऊपर चलेगा, पुली कैसे घूम रहा होगा? क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब कौन सा टॉर्क ज्यादा हुआ, T2 का कि T1 का? T2 का टॉर्क कितना था? T2R। T1 का टॉर्क कितना था? T1R। T2 का टॉर्क ज्यादा है, मतलब T2 इज मोर देन T1। Would you follow? कोई आपको पूछेगा बता व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क, तो आपको T1 T2 पता करना है और एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है, नेट टॉर्क बाय मास करना। फाइन, तो ये आपको समझ में आ गया कि T2 विल बी मोर देन T1। ये हमें समझ में आ गया। यस यस यस। लेकिन पूछा यहाँ पे कुछ दूसरा, पूछा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस, व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ 3m एज इट गोज डाउन बाय ए डिस्टेंस L। आप इसको बढ़िया से कर सकते हो, थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो आप कर सकते हो। अगेन आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद द सेम लॉजिक। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज टू बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये ठीक ठीक। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। देखो जब ये डिस्टेंस L जाएगा, ये जब नीचे जाएगा भाई ये डिस्टेंस L, ये भी ऊपर जाएगा भाई ये डिस्टेंस L। अगर इसका वेलोसिटी होगा v तो इसका भी वेलोसिटी होगा v। ये पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा? ये जा रहा है v में, तो इसका भी वेलोसिटी होगा v और इसका भी वेलोसिटी होगा v, मतलब ये घूम रहा होगा। हमें v पता करना है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना किसका हुआ? 3m का, क्योंकि नीचे जा रहा है। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी किसका हो रहा है? m का, क्योंकि ऊपर जा रहा है। और
जो डिस्क है उसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है? ये अपनी जगह है, घूम रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो उसका कोई लॉस और गेन नहीं हो रहा है। अच्छा, तो टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसका हुआ? 3m का हुआ, पहले रेस्ट में था, अभी v हो गया। m का भी हुआ, ये भी रेस्ट में था, इसका भी v हो गया, और ये भी रेस्ट में था, ये भी घूमने लगा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करके इसका भी काइनेटिक एनर्जी निकाल दोगे। टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी, उसमें से आपको भी मिल जाएगा। समझ में आया क्या? तो शुरू कर देते हैं लिखाई, सॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन velocity of 3m is v, the angular velocity of disk, कोई बताएगा डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? कितना होगा? क्योंकि ये भी तो v में जा रहा है, रेडियस r दिया हुआ है, तो इट इज v बाई r। प्रैक्टिकली क्वेश्चन में नहीं दिया था और मैं जबरदस्ती घुसेड़ दिया हूं, क्योंकि आपको मन से अज्यूम करना पड़ेगा और बाद में देखोगे कि वो एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे इट इज v बाई r। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कब? व्हेन 3m goes down by a distance L is equal to 3m का कुछ लॉस हुआ 3mgl, 2m का भी लॉस हुआ, 2m का लॉस कहाँ हुआ? तो ऊपर गया, 2m नहीं हो, क्या m है, m का लॉस नहीं हुआ, गेन हुआ है। कितना गेन हुआ है? mgl। हम तो लिख रहे हैं लॉस, गेन हुआ है mgl, तो लॉस कितना हुआ है? लिखेंगे माइनस mgl। सो दिस होल थिंग गिव्स यू टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज 2mgl। गेन इन काइनेटिक एनर्जी is equal to kinetic energy of 3m plus kinetic energy of m plus kinetic energy of disk। 3m का हाफ 3m v स्क्वायर, m का हाफ m v स्क्वायर, डिस्क का हाफ i ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं? अच्छा, सबका वैल्यू डालते हैं, ये मार्केट करो तो 3mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर मिलके हो गया 4mv स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2mv स्क्वायर। 2mv स्क्वायर प्लस हाफ, आई का वैल्यू क्या है? डिस्क है भाई, हाफ क्या था मास इसका? डिस्क का मास क्या था? डिस्क का मास 2m था। ओके, इट इज कमिंग आउट टू बी हाफ 2m इंटू r का स्क्वायर, ये था i, और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना था? v बाई r का स्क्वायर। देखो r आगे दिया नहीं गया था, और यहाँ पर एक r स्क्वायर आएगा, यहाँ पर एक r स्क्वायर आएगा, एक दूसरे को खा जाएंगे। देखो कैसे कैंसिल हो रहा है, इट इज कमिंग 2mv स्क्वायर प्लस ये 2 को खा गया, mr स्क्वायर हाफ, ये r स्क्वायर को खा गया, तो इट इज कमिंग आउट टू बी हाफ mv स्क्वायर। देख लो, आई एम करेक्ट, 2 कैंसिल हो गया, ये r स्क्वायर को खा गया, मिल गया mv स्क्वायर बाई 2। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 5/2 mv स्क्वायर। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज दिस। अब और क्या रखा है? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपको क्या मिल जाएगा? you'll find taking gain in kinetic energy is equal to loss in potential energy। हमें क्या मिल रहा है? gain in kinetic energy 5/2 mv स्क्वायर, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है? 2mgl। मार्कफिट करो, क्या मिलेगा? एक m दूसरा m को खा गया, 2 इधर गया तो हो गया 4gl। सो v इज कमिंग आउट टू बी 4gl/5, 4gl/5। ये हो गया हमारा वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द 3 kg ब्लॉक, 3m ब्लॉक। क्या बात समझ में आया? You must be able to make also small calculation। देखो क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट नहीं, सब कुछ आपको मालूम है, सब कुछ आपको मालूम है और आप लोग इसको कर सकते हो। तो वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर में आपको बुक से क्वेश्चंस कर लेना चाहिए। और मैं ये बता रहा हूँ
कि यहाँ पे आपको ये भी हो सकता है रोलिंग मोशन का एनर्जी के बारे में अभी तक हम लोग नहीं पढ़े। अभी हम लोग क्या पढ़े? प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, दोनों का एनर्जी पढ़ लिए। कोई बॉडी अगर रोल कर रहा है तो उसका घूमने वाली मोशन भी है और आगे जाने वाली मोशन है, दोनों के चलते उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। फिर कैसे निकालते हैं उसको देखना है, ठीक है। चलिए आप लोग जाके अपना अपना काम करिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।